नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेस पर। मैं आप लोगों को फिजिक्स में प्रकाश पढ़ा रहा था, ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था और हमने प्रकाश को लगभग पूरा कर लिया था। ठीक है, मैंने पहली क्लास में शुरू में मैंने बताया था कि हम प्रकाश की 7 प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मैंने पहले बताया था प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर प्रकाश का प्रकीर्ण, व्यतिकरण, विवर्तन और दुर्वर्ण। ठीक है, मैंने इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से समझा दिया और उनके जो जो भी उदाहरण हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले हमने शुरू किया था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर जब वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से जलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना का हम लोग कहा था प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो वह किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस घटना का हम लोगों ने नाम दिया था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 3 घटनाएं हमने आगे की कक्षा में पढ़ी थी और कल की कक्षा में हमने 4 घटनाएं पढ़ी थी। बताओ तो कौन कौन सी पढ़ी थी? रिवीजन करके आए होंगे। अब मैंने पहली कक्षा में पढ़ाया था कि साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक चैप्टर खत्म ना हो मैं आपको रिवीजन कराऊं, जब तक चैप्टर खत्म ना हो मैं आपको रिवीजन कराऊं। लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम उनके साथ में नोट्स बनाते रहे, ताकि आप जैसे ये चैप्टर समाप्त हो गया तो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको 1-2 बार सप्ताह में 1-2 बार जब भी टाइम मिले ऊपर से देख लेंगे तो आपको चीजें याद रह जाएगी। बिना रिविजन की चीजें याद रहने वाली नहीं है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बस बार बार रिविजन मांगती है। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहे साथ में। और ये 3 घटनाएं पढ़ रही थी और कल हमने जो जो पढ़ा मैं एक बार उसका रिवीजन करा देता हूं। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने बताया था कि प्रकाश हमेशा जो सूर्य का प्रकाश है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल, मिट्टी इत्यादि के कण होते हैं और जब प्रकाश की किरण इन कणों से टकराती है तो प्रकाश की किरण इन कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है और इसी घटना को हम लोगों ने नाम दिया था प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है बताओ? देखिए मैंने बताया था कल, प्रकाश का प्रकीर्ण प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। सर्वाधिक प्रकीर्ण होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम प्रकीर्ण होता है लाल रंग का। और इसके उदाहरण भी मैंने बताए थे। क्या क्या बताए थे? सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे आसमान का नीला नजर आना, समुद्र का नीला नजर आना, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय लालिमा का दिखाई देना, ये सभी मैंने बताए थे प्रकाश के प्रकीर्ण के उदाहरण। जैसे खतरे का सिग्नल लाल होता है, लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, उसकी वजह से वो दूर से ही नजर आ जाता है। तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्ण की घटना पर आधारित था। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके बारे में मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म की क्या है मैंने बताया था कि किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम कहलाता है प्रिज्म। और जब प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रकाश की किरण का जो श्वेत प्रकाश है उसका अपने मूल 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोगों ने कहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रहा था। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही या प्रिज्म की वजह से ही जो श्वेत प्रकाश है वो अपने 7 रंगों में बन रहा था। और 7 रंगों को जो पट्टिका प्राप्त होती है, जो बैंड प्राप्त होता है, उसे हमने कहा था वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। ठीक है, कभी कभी स्पेक्ट्रम की परिभाषा पूछ लेता है कि जो 7 रंगों की पट्टिका प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसके वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 रंग थे? मैंने बताया था कि सबसे नीचे रंग या सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है तो वो होता है बैंगनी रंग का। सबसे कम अपवर्तन किसका होता है तो वो होता है लाल रंग का। यानी सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे बैंगनी रंग। ये क्रम ये था VIBGYOR, यानी वॉयलेट, इंडिगो, VIB ब्लू, विबग्योर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनमें मैंने मध्य रंग बनाया था पीला। मध्य रंग कौन सा होता है? पीला। ठीक है, सबसे कम अपवर्तन किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका होता है? बैंगनी रंग का।
ठीक है, ये बताया था। और फिर मैंने बताया था इंद्रधनुष के बारे में कि इस प्रकाश के वरुण विक्षेपण के दो उदाहरण पढ़े थे। एक तो पढ़ा था जैसे वर्षा के दिनों में सूर्य जब हमारी पीठ के पीछे हो तो आकाश में इंद्रधनुष का बढ़ना और किसी पर्दे पर स्पेक्ट्रम का प्राप्त होना। फिर मैंने इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में बताया था। रेनबो के बारे में मैंने बताया था कि ये जो इंद्रधनुष है ये वर्षा के दिनों में आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और इनमें जो प्रिज्म का काम है, प्रिज्म का काम वर्षा के दिनों में जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती है वो मिलकर कांच के प्रिज्म के रूप में काम करती है। ठीक है, अब इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है ये भी मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है और बाहर निकलते समय प्रकाश का एक बार और अपवर्तन होता है। और इस प्रकार प्रकाश के 7 रंगों की पट्टी का प्राप्त होती है। सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है तो लाल रंग, सबसे नीचे रंग कौन सा होता है बैंगनी रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकीला होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। और तीसरी शर्त बताई थी कि इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य हमेशा हमारी पीठ के पीछे होना चाहिए था। ठीक है, 2 घटनाएं पढ़ ली थी। तीसरे उदाहरण हमने पढ़ा था प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। इसके बारे में मैंने बताया था कि जब प्रकाश का गुण है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करे, लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक हो जाए, कोई अवरोधक आ जाए तो प्रकाश उस अवरोधक के किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे ये अवरोधक है, प्रकाश का गुण है कि हमेशा सीधी रेखा में गति करे, प्रकाश की तरंग प्रकृति की यही गुण है। लेकिन जब इसके मार्ग में कोई अवरोधक आ जाए जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के आकार का बराबर होता है तो प्रकाश की जो तरंग है वो इन किनारों पर मुड़ जाती है। और इसी घटना का हम लोगों ने नाम दिया था प्रकाश का विवर्तन। मैंने यह भी बताया था कि 2 प्रकार की तरंगें होती है, एक होती है ध्वनि तरंगे, एक होती है प्रकाश तरंगे। मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटनाएं ज्यादा पाई जाती है, प्रकाश तरंगों में विवर्तन की घटना कम होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, ये विवर्तन हो गया था। इसका एक उदाहरण हमने पढ़ा था, जैसे कोई खिड़की आए और खिड़की से अगर प्रकाश आए तो उसकी परछाई का बनना ये प्रकाश के विवर्तन की घटना पर आधारित था। ठीक है, और 7वीं और अंतरिम हमने पढ़ी थी प्रकाश का क्या पढ़ी थी बताओ देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और प्रकाश के व्यतिकरण में मैंने बताया था कि जब 2 तरंगे किसी एक माध्यम में एक ही दिशा में संचरित हो तो उनके स्रंग व अपग्रत के आपस में जुड़ जाने की वजह से परिणामी तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। और इसी घटना का हम लोगों ने कहा था प्रकाश का व्यतिकरण। यहां पर 2 तरंगे जुड़ रही है और उसकी वजह से ही परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो कई बिंदुओं पर अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जरूरी शर्त यह है कि जो दोनों तरंगे हैं उनकी आवर्ती और माध्यम एक समान होना चाहिए था। और इसके 2 उदाहरण मैंने बताए थे, जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना और जल में तेल की बूंद का कलरफुल दिखाई देना। ये दोनों प्रकाश के व्यतिकरण की घटना पर आधारित थे। ठीक है, हमने प्रकाश को लगभग पूरा पढ़ने की कोशिश की है। मैंने आपको एक एक उदाहरण समझाया है, याद करके भी बताया है, और ये उदाहरण किस वजह से हो रहा है, इन घटनाओं की वजह से किस प्रकार ये हो रहा है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, और क्या कारण है यहां तक एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखना, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताना कि सर आपने ये बताया था, अभी तक ये बताया नहीं और ये एग्जाम में प्रकाश से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में मैंने 1 साल तक 20 में टॉपिक छोड़ दिया था, हालांकि छोटा तो नहीं है, फिर भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम एक और टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, अपवर्तनांक। तो आज की हेडिंग डाल लो देखे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से स्पष्ट होता है कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो ये एक माध्यम है और ये माध्यम दूसरा है, ये हवा मान लेते हैं और ये जल मान लेते हैं, और जब प्रकाश की किरण हवा से जल में प्रवेश करती है, ये प्रकाश की किरण, तो ये प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी जानी चाहिए थी सीधी लेकिन ऐसे विचलित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ये हो गया विरल माध्यम, हवा विरल माध्यम है,
और ये हो गया जल सघन माध्यम। ठीक है। अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है? अपवर्तनांक की परिभाषा में एक्चुअल में जो प्रकाश के अपवर्तन का मैंने दूसरा नियम पढ़ाया था, स्नेल का नियम, उस पर आधारित है। मैंने स्नेल के नियम के बारे में क्या बताया था? बताओ तो कि स्नेल का नियम क्या बताया था? स्नेल के नियमानुसार मैंने स्नेल का नियम बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों राशियों का अनुपात नियत होता है और एक नियतांक बताया था। उसी नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। यानी ये आपतन कोण, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जितना कोण बना रही है आपतन कोण, अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है ये हो गया अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात नियत होता है और एक नियतांक प्राप्त होता है। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। और ये होता है μ/1। μ/1 होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या था? μ/1। इसका मतलब क्या है ये याद रखना, हमेशा जो पहले लिखी होती है उसका मान बताया जाता है और जो संख्या बाद में लिखी जाती है उसके सापेक्ष बताया जाता है, उसके सापेक्ष लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूं μ/a/b, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान बताया जा रहा है b के सापेक्ष, a का मान बताया जा रहा है b के सापेक्ष। या उल्टा मैं कहूं तो ये कहूंगा कि b के सापेक्ष a का मान बताया जा रहा है। यही मैं अगर ऐसे लिख दूं μb है, इसका मतलब b का मान है a के सापेक्ष, या ये मैं कहूं कि a के सापेक्ष b का मान है, जो पहला आएगा उसका मान बताया जा रहा है किसी दूसरे के सापेक्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। क्या मतलब हो इसका? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है। इसको और सरल भाषा में लिखें तो ये होगा μ/1 बराबर μ2 बटा μ1, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। ये होता है μ2 बटा μ1। या अगर इसको हम प्रकाश की चाल से रिलेटेड करें तो उसका सूत्र होगा μ/1 बराबर μ2 बटा μ1 या c1 बटा ct, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन दोनों राशियों के उल्टा। तो μ/1 हो जाएगा बराबर v1 बटा v2, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यह होता है μ/1। μ/1 क्या होता है? μ2 बटा μ1 बराबर c1 बटा c2। ठीक है। तो ये यहां तक ये भी एक फॉर्मूला और हो गया। प्रकाश की चाल से रिलेटेड करके देखे तो μ/1 बराबर μ2 बटा μ1 या v1 बटा v2। अब ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। हम एक और यूनिट की बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये होता है कि अगर माध्यम 1 हवा की जगह निर्वात हो जाए, माध्यम 1 अगर हवा की जगह निर्वात हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो नीचे वाला लाइन में लिखो, देखें नीचे वाला लाइन में लिखो, देखें
माध्यम 1 अगर निर्वात हो जाए और माध्यम 2 अगर माध्यम 2 हो जाए जलना होकर, तो उसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है यदि माध्यम 1 निर्वात हो, माध्यम 1 निर्वात हो तो उसे माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, μ21 बराबर μ1 बटा μ2 बराबर v1 बटा v2। ठीक है, लेकिन माध्यम 1 तो निर्वात है और माध्यम 1 में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c, तो ये हो जाएगा c और v2 की जगह लिख देते हैं v, यानी ये हो जाएगा μ21 बराबर c बटा v, c बटा v। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान रखना है, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। μ21 बराबर μ2 बटा μ1 और या μ21 बराबर v1 बटा v2, या अगर एक माध्यम पहला माध्यम अगर निर्वात हो जाए तो ये होता है μ21 बटा c बटा v। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये हो गया अपवर्तनांक की यहां तक परिभाषा। अब हम इस पर एक बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न लिखो, देखिए एक, इसको साफ कर दूं मैं, प्रश्न लिखो, देखिए साफ कर देता हूं मैं इसको। लिखो देखो प्रश्न, लिखो तो यदि कांच और पानी, यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कर्म से 3/2 वे 4/3 है, तो कांच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा। दो माध्यम दिए हुए हैं, एक दिया हुआ कांच और दूसरा दिया हुआ है पानी। तो इन दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दिया हुआ है और दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल या प्रकाश के वेग का अनुपात आपको पूछा। ठीक है, बताओ देखो कैसे करेंगे। मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले फिर क्या सूत्र बताया था, मैंने अपवर्तनांक का सूत्र बताया था कि अपवर्तनांक 2 का माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी μ21 होता है, μ21 बराबर होता है, या मैं सीधे लिखूं तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में क्वेश्चन करने का, न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी हुई है उसको सबसे पहले हम लिख ले। तो हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक ये होता है μg, म्यू ऑफ ग्लास, ये होता है 3/2, और दूसरा हमें दिया है पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, तो ये होता है μw, ये दिया है 4/3, और हमें क्या पूछ रहा है, कांच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात, कांच और पानी में प्रकाश के वेग
का अनुपात, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, देखें बताओ कैसे करेंगे। कांच का पूर्णांक दिया हुआ है, पानी का पूर्णांक दिया है, म्यू जी दिया है, म्यू डब्ल्यू दिया है, और हमें कांच और पानी में प्रकाश का वेग का अनुपात बताना है। कैसे करेंगे बताओ, देखिए मैंने अपूर्णांक के दो सूत्र बताए थे कि अपूर्णांक एक तो होता है कि माध्यम 1 का अपूर्णांक बटा माध्यम 2 का अपूर्णांक, या ये होता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल या माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो हम बेसिक सा सूत्र लगाएंगे और न्यूमेरिकल हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं अगर म्यू, कोई सा लिख लूं, जैसे म्यू जी डब्ल्यू लिख लूं, म्यू जी डब्ल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम ग्लास में माध्यम वाटर के सापेक्ष अपूर्णांक, तो इसका सूत्र होगा म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, ये होता है म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। इसका मतलब यह हुआ कि माध्यम ग्लास यानी कांच का अपूर्णांक और माध्यम वाटर में इन दोनों का अपूर्णांक, और ये बराबर होगा वी डब्ल्यू बटा वी जी, वी डब्ल्यू बटा वी जी, यानी माध्यम वाटर में प्रकाश की चाल का अनुपात बटा ग्लास में चाल का अनुपात, इन दोनों का अपूर्णांक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और हमें इन्हीं राशियों का अनुपात निकालना है। ठीक है, रख दो देखिए मान, म्यू जी क्या दिया हुआ 3 बटा 2 बटा म्यू डब्ल्यू क्या दिया हुआ 4 बटा 3, ये क्या होता है, ये होता है वी डब्ल्यू बटा वी जी, वी डब्ल्यू बटा वी जी। इसको सरल करो देखिए, ये 3 बटा 2 4 बटा 3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 गुणा 4 बटा 3 बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू बटा वी जी, या ये होगा 3 9 9 दूनी 8। लेकिन ये किसका अनुपात है, ये अनुपात है कांच और ग्लास का। हमें उल्टा पूछा नहीं, कांच और पानी का ही पूछा, तो हो गया क्वेश्चन। तो वी डब्ल्यू बटा वी जी आ गया 9 बटा 8, या ये हो गया 9 अनुपात 8। यस, हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल है देखो, बताओ। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अपूर्णांक का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, इसको लगाना है, मान निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने 2-3 परिभाषाएं बेसिकली हमने बहुत बार काम में ले ली थी, जैसे आवर्ती काम में ले ली थी, तरंग दैर्ध्य काम में ले लिया था, आवर्तकाल तो कहीं काम में नहीं लिया था, फिर भी इन जो 3 परिभाषाएं हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित, इनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डालो, देखिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। छोटी कक्षा में पढ़ते थे ना, महत्वपूर्ण परिभाषा, किसी एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, जैसे मैं भी आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगा और तीनों की तीनों पूछूंगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले लिखो देखिए आवर्ती, आवर्ती इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होती है समझो देखिए, पहले क्या होती है। 3 परिभाषा है, बेसिक सी है, सिंपल सी है, अगर समझ लोगे तो याद रह जाएगी, वरना रटा तो मार रही है। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जो अपने स्थान पर घूम रही है, जैसे ये पंखा अपने स्थान पर गोल गोल घूम रहा है, तो इस पंखे के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग कहते हैं आवर्ती। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग कहते हैं आवर्ती। जैसे पहिया घूम रहा है, तो पहिया 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी है। प्रकाश की तरंग में क्या इसकी परिभाषा होगी कि प्रकाश की तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए तरंगों पे 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की आवर्ती। चक्कर, चक्कर मतलब राउंड घूमना, वो चक्कर नहीं। तो लिखो देखें, प्रकाश की तरंग द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। बस जरूरी शर्त क्या है
कि समय सेकंड में होना चाहिए। अगर मिनट या घंटा में दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये आपके लिए मुश्किल काम हो सकता है। तो आगे क्या लिखेंगे? तो आवर्ती हो गई, आवर्ती का सूत्र क्या हो गया? आवर्ती फ्रीक्वेंसी f बराबर हो गई लगाए गए चक्रों की संख्या। कितने चक्र लगाया आपने? लगाए गए, आपने नहीं, प्रकाश की तरंग ने, लगाए गए चक्रों की संख्या बटा समय, और समय किसमें? सेकंड में। समय किसमें? सेकंड में। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र। दो चीजें और बता दूं। पहला, इसका मात्रक क्या है, दूसरा इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज, HZ, और इसको दर्शाया जाता है न्यू से। किसे दर्शाया जाता है? न्यू से। तो लिखो देखिए, मात्रक, आवर्ती का मात्रक, पूरा लिखूं? लिख देता हूं आप। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, HZ, और इसको दर्शाते किससे? या और सिंपल भाषा में लिखूं तो आवर्ती को न्यू, इसे क्या कहते हैं? न्यू से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। सिंपल। एक क्वेश्चन करें इस पर, लिखो देखिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करो देखिए, लिखो देखिए। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। लिखो देखिए, यदि एक पंखे के द्वारा मैं लिख दूं, मुझे लिखना पड़ता, आप लोग तो वैसे भी काम चोर हो, कुछ काम तो करते हो नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लिखो देखें, यदि एक पंखे के द्वारा, यदि एक पंखे के द्वारा 2/1/4 मिनट में 2/1/4 मिनट में 1750 चक्कर लगाए जाते हैं, तो पंखे की आवर्ती ज्ञात कीजिए। दो पंखे की आवर्ती ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फैन? बताओ तो कि कैसे करेंगे? आवर्ती का सूत्र क्या होता है? मैंने साफ कर दिया, याद तो हो गया आपको। क्या कर दिया? साफ हो गए तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार। समय दिया हुआ है, समय दिया है 2/1/4 मिनट। ये अगर इसको मैं सिंपल करूं तो 4 दूनी 8 + 1 9, 9/4 मिनट। लेकिन हमको पता है सर, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो समय है वो सेकंड में होना चाहिए, और 1 मिनट बराबर क्या होती है? 60 सेकंड। तो अगर मैं इसको 60 सेकंड में बदलना पड़ेगा तो इसको 60 से गुणा कर लेंगे। ये आ गया सेकंड में, 4 का भाग 15 में, 15 × 135, तो ये आ गया 135 सेकंड। लगाए गए चक्कर कितने? लगाए गए चक्कर कितने? लगाए गए चक्कर है 1750। और अब हमें निकालनी है आवर्ती। क्या निकालनी है? आवर्ती। तो आवर्ती क्या होगी? हम यहां लिखेंगे वी नाउ दैट न्यू बराबर होता है लगाए गए चक्कर बटा समय, वो भी किसमें? सेकेंड में। तो न्यू बराबर हो जाएगा 1750, लगाए गए चक्कर 1750 ही है, और लगा गया समय 135 सेकेंड। सरल करेंगे, एक बार जाएगा, पीछे बच जाएगा 40, 400 में 2 बार जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 270, पीछे बच जाएगा 130, 123 में बोर्ड लगेंगे, आ जाएगा 1300। लगभग अगर 10 बार गए तो 1350 आएगा, लेकिन 9 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 12.9 हर्ट्ज। 12.9 हर्ट्ज। कितना ईजी है, देखो कर लोगे आप? अरे कर लोगे? बढ़िया, शाबाश।
सभी का मुझे हाँ उत्तर नजर आ रहा सुनाई दे रहा है। तो आगे लिखो, देखिए दो परिभाषाएं और बाकी है हमारी। एक है तरंग दैर्ध्य, दूसरा है आवर्तकाल। तो हेडिंग डालो देखिए अगली, तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ। तरंगे क्या होती है? मैंने पहली कक्षा में बढ़ाया था कि ऊर्जा का एक रूप होती है जो ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करती हुई, ऊपर नीचे या आगे पीछे हिलती हुई आगे की ओर गति करती रहती है, उसे हमने तरंग कहा था। जैसे अगर हम किसी एक शांत जल में अगर कंकड़ मारे तो जो वो पानी की ऐसे धारा बन के आगे जो गुजरती है, जो धारा नजर आती है, उसे हम लोगों ने नाम दिया था तरंग। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या हो गई? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परिभाषा होती है कि प्रकाश की तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितनी तय दूरी की गई है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। जैसे मान लो ये पंखा चालू करता हूं तो पंखे के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है, जैसे ये पंखा है, रुक जा भाई, ये पंखा है, ये इसका सेंटर यहां से है, तो ये पंखा एक चक्कर का मतलब हुआ यहां से घूमना शुरू हुआ और वापस यहीं आकर रुक गया। तो इस एक चक्कर में जितनी तय दूरी है वो तय दूरी कहलाती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। जैसे मान लो अगर तरंगों की बात करें तो ये तरंगे हो गई, ये तरंगे हो गई, और यहां से शुरू होकर एक चक्कर यहां कहां खत्म होता है? यहां तक। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कहलाती है तरंग दैर्ध्य, जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। किसे दर्शाते हैं? लैम्डा से। लैम्डा का चिन्ह होता है ये। लैम्डा का चिन्ह क्या होता है? ये। लैम्डा का मतलब लैम्डा लेफ्ट टांग से लंगड़ा होता है। कौन से टांग से? लेफ्ट टांग से। देखो ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई, ये लेफ्ट लंगड़ा, ये तो सीधी है एकदम। ठीक है, वैसे से परिभाषा समझ में आ गई कि प्रकाश की तरंग के द्वारा एक सेकंड में प्रकाश के तरंग के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो तय की गई दूरी है वो कहलाती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लिखो देखिए, प्रकाश की तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक तो वही मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। इसे दर्शाते किसे हैं? तो इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, दो तीन फैक्ट बता देता हूं मैं, याद रखो। देखिए, एक तो जो सूर्य का प्रकाश की जो तरंगे होती है उनका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगर कोई वस्तु दिखाई नजर देती है, अगर कोई वस्तु का रंग दिखाई नजर देता है, जैसे मैंने बताया था कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बताया था कि प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों का नजर आना बेसिकली प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। अगर आपसे ये पूछे कि कोई जो सूर्य का प्रकाश है उसमें रंग किस वजह से दिखाई देते हैं, तो ये बता देना कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की वजह से नजर आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। परकिरण का उल्टा मैंने बताया था वहां पर। ठीक है, तो दो फैक्ट लिख लो। देखिए, एक तो ये लिख लो कि सूर्य के प्रकाश की तरंग का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 4800 एंगस्ट्रॉम तक, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम बेसिकली एक यूनिट है दूरी को मापने की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। 10 की घात माइनस का 10 मीटर। एक फैक्ट और लिखो। देखिए, याद रखना आपको ये कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य
कौन से रंग का होता है? और सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, और इसी वजह से जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है। मैंने प्रकाश के प्रकीर्ण में बताया था। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। और हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो परिभाषा है वो है आवर्तकाल की। किसकी है? आवर्तकाल की। ये समझ में आ गया? बताओ तो क्या। तो आगे हेडिंग डाल लो टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड? टाइम पीरियड, जिसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ये क्या होता है? ये कहता है कि प्रकाश की तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाता है, प्रकाश की तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। जैसे मान लो प्रकाश की तरंग है, यहाँ से चलना शुरू होती है, तो एक चक्कर यहाँ से लाकर यहाँ तक समाप्त होता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना प्रकाश की तरंग को समय लगा, उसे हम लोग कहते हैं उस तरंग का आवर्तकाल। और इसे दर्शाते हैं कैपिटल टी से। लिखो देखिए इसमें, प्रकाश की तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। और इसे दर्शाते हैं कैपिटल टी से, जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो हमने 3 परिभाषाएं कौन कौन सी पढ़ ली थी? बताओ देखिए। एक तो पढ़ ली थी प्रकाश की आवर्ती, दूसरा तरंग दैर्ध्य, और तीसरा आवर्तकाल। इसमें ये याद रखना कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो आवर्ती के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है, वो आवर्ती के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। आवर्ती के व्यक्त कर्मानुपाती होता है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, यानी तरंग दैर्ध्य व्यक्त कर्मानुपाती होता है आवर्ती के। इसका मतलब आवर्ती ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, और अगर आवर्ती कम है तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। मैंने इनके बारे में पिछले 12 कक्षाओं में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक की हो गई हमारे प्रकाश की कहानी। पर इसके बारे में, प्रकाश के बारे में जो भी घटनाएं थी, उनके जो भी उदाहरण थे, सभी बताए हैं, और एक एक चीज को बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, मैंने साथ में न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है। मैंने दर्पणों के बारे में विस्तार से पढ़ाया, मैंने गोलीय लेंस के बारे में पढ़ाया है, इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बताया था, लेंस की क्षमता के बारे में बताया था, आवर्तनता के बारे में बताया था, और अपवर्तनांक के बारे में बता दिया, और प्रकाश की आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल, इनके बारे में बता दिया। ठीक है, एक और बता दो पहले आपको, दो प्रकार की प्रमुख घटनाएं, जैसे एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। उपसौर होता है कि जब पृथ्वी होती है वो सूर्य के प्रकाश के सबसे पास में होती है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं उपसौर। और अपसौर कहते हैं कि जब पृथ्वी होती है कि सूर्य के प्रकाश से अधिकतम दूरी पर होती है। तो ये उपसौर होता है 3 जनवरी को, सिर्फ आपको तारीख याद रखनी है, और अपसौर होता है 4 जुलाई को। यह होता है मिनिमम दूरी, यह होती है मैक्सिमम दूरी, किसकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है, यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताएं कि सर प्रकाश की जो चैप्टर है वो हमें कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कोई टॉपिक छूट गया है या कोई क्वेश्चन हो जो हमसे नहीं हो रहा है आपसे पढ़ाए हुए, तो वो भी हमें जरूर बताना। हम आपकी समस्या का यथाशीघ्र तत्काल रूप से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और आपकी सेवा में, आपको पढ़ाने में सदैव हाजिर रहेंगे। कल हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो है मानव नेत्र और दृष्टि दोष। तो हमारे साथ लगे रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।